दोपहरकालीन सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। परम वंदनीय बाबा जी के चरणों में कृतज्ञता सुमन अर्पित करते हुए हम वंदना गीत शुरू करते हैं। गुंजा बेटा जी वंदना गीत शुरू करेगी। आप सभी को नमस्ते। नमस्ते। वंदना उनकी करें जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करें जिनसे दिशा हमको मिली नित मानवीय मार्ग की, पथ मिला निश्चित हमें कामना जिस मार्ग की, कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करें जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। बहुत बहुत धन्यवाद गुंजा बेटा जी। अब हम चलते हैं हमारे सत्र की ओर। तो आज हमारे बीच मानवीय शिक्षण शोध संस्थान परला महाराष्ट्र से चेतना विकास प्राथमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय परला को संचालित करने वाली हमारी दो बहनें दंपत्ति उपस्थित है। तो जिसमें परम वंदनीय बाबा जी के चरणों में कृतज्ञता सुमन अर्पित करते हुए मैं आकांक्षा दीदी जी का थोड़ा सा परिचय रख दूं। और तो इस क्रम में आकांक्षा दीदी जी एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस से की है, साथ ही बीएड किया है इन्होंने। और 2010 में जीवन विद्या से जुड़ना हुआ। और आपके जो श्रीमान जी है सचिन भाई जी, वो भी पास ही के विद्यालय में लेक्चरर है, शासकीय विद्यालय में, लगभग वहां से परला से 17 किलोमीटर दूर है। और ये जो विद्यालय संचालित होता है इसमें अभी हमारे बीच में विद्या दीदी जी भी रहेगी, उनका परिचय फिर मैं सेकंड राउंड में रखूंगी। तो दोनों सचिन भाई जी दोनों गवर्नमेंट जॉब में शिक्षकीय दायित्व के साथ है। और जो शिक्षा विद्यालय संचालन करने में जो शासकीय प्रक्रियाएं होती है और उसको पूरा करने में दोनों भाइयों का जबरदस्त सहयोग रहता है। और आकांक्षा दीदी जी की 8 वर्षीय बेटी है स्वीकृति। और इसमें ये देखा मैंने कि ये बहनें, दोनों बहनें और जो 2-3-4 बहनों के सहयोग से पिछले 5 वर्षों से इस विद्यालय को संचालित कर रही है। और इसमें इन्होंने जो महाराष्ट्र सरकार का 1ली से 8वीं तक की मान्यता प्राप्त की है। तो महाराष्ट्र सरकार का भी ये कोर्स पूरा कंप्लीट करते हैं। और चेतना विकास मूल्य शिक्षा का भी इन्होंने इसमें समावेश किया है। और बहनें जो है इसमें लगभग अभी 53 बच्चे हैं और आसपास के गांवों से भी बच्चे आते हैं इनके विद्यालय में। तो दीदी लोग कैसे विद्यालय में ऐसी क्या-क्या गतिविधियां कराती है और उन गतिविधियों को कराने से बाहर के जो बच्चे इनके विद्यालय में आते हैं तो इनके बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ता है, इनके बच्चों का उन बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ता है और इन गतिविधियों से क्या उपलब्धियां ये स्वयं में देख पाते हैं। और ये सब जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी है बच्चों को संभालना, 1ली से 8वीं तक का जो विद्यालय की उन्होंने जिम्मेदारी ली है, तो इसमें इनके रास्ते में कुछ बाधाएं भी आती होगी, उनको कैसे नियोजित करते हैं और क्या-क्या गतिविधियां कराते हैं ये। तो यही सब सुनने के लिए। और स्वभाव यदि देखूं तो मैं देख पाती हूँ कि बहुत सहज और सरल व्यक्तित्व की धनी है और विद्या के प्रति जबरदस्त निष्ठान्वित है। मतलब ये तय हो गया है कि जीना ऐसे ही है, विकल्प आधारित ही जीना है। तो पूरी निष्ठा बनी हुई है, ये इनकी गतिविधियों से, इनके समर्पण से ही पता चलता है। और चूंकि सम्मेलन हुआ था तो हमारा जाना हुआ था बुल्ढाना और हमने देखी इन सब चीजों को।
तो कितने बहुत कठोर परिश्रम, प्रकृति के साथ कैसे नियमों का समझकर उत्पादन, श्रम पूर्वक उत्पादन वाली भी गतिविधियां होती है वहाँ, और इतना सुंदर नेचर के साथ और मानव के साथ तालमेल पूर्वक जीकर ये उत्सवित हो रही है। तो इनके बीच स्वयं में क्या घटता है और क्या उपलब्धियां ये देखती है, किसी की शेयरिंग के लिए मैं आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय आकांक्षा दीदी जी को। और कुछ शेयरिंग मैं चाहती हूँ सचिन भाई जी भी साथ करेंगे। तो आकांक्षा दीदी जी आप आमंत्रित है। नमस्ते। सभी को नमस्ते। मैं नमस्ते। आकांक्षा बाबा जी के प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करती हूँ। उन सभी के प्रति कृतज्ञ हूँ जिनकी वजह से मेरा आज स्वयं पे ध्यान जा रहा है। मानव की पूर्णता का प्रस्ताव स्वरूप पहचान में आ रहा है। मेरी पूरी क्या बोलते हैं, परिचय तो दीदी ने दिया है, पर एक बार फिर मैं और परिचय देती हूँ। मेरे परिवार में मेरे श्रीमान जी सचिन और 8 साल की बिटिया स्वीकृति रहते हैं और माताजी पिताजी है। और मेरे मायके के परिवार में मेरी माताजी और मेरे 2 भाई है और भाभी जी है। उनकी विद्या की प्रति स्वीकृति है और उनका सहयोग भी होता है। आज मैं परिवार, मोहल्ला व समाज में शिक्षाप्रद गतिविधियां इस विषय के संदर्भ में विद्यालय में हुए प्रयास और प्रक्रिया क्रम से बताती हूँ। मेरी स्कूली शिक्षा MSc B.Ed तक हुई है। शादी के तुरंत बाद ही यानी 2010 में मेरा पहला शिविर हुआ था। उसके बाद योगेश भैया की प्रेरणा से लगातार 3-4 शिविर हुए थे और 2015 में 6 माह का शिविर अचोटी में सुवर्णा दीदी और योगेश भैया की मार्गदर्शन में किया। इसी दौरान बुल्ढाना में 5-6 परिवार हम साथ में जुड़कर संस्थान का काम शुरू हुआ था। 6 माह का शिविर करने के बाद उसमें अध्ययन, पठन, इसके परिणाम के स्वरूप यह निष्कर्ष बना कि मेरी बिटिया स्वीकृति को परंपरा की शिक्षा न देते हुए जो उसे समाधानित करे, पूर्ण होने में सहयोगी हो, ऐसी शिक्षा देने का मन बना और शिक्षा में भागीदारी करने का निश्चय हुआ। योगेश भैया, सुवर्णा दीदी के मार्गदर्शन में सभी परिवारों की सभा में शिक्षा संस्कार का काम शुरू करने का निर्णय हुआ। लेकिन इसमें कुछ कठिनाइयां भी थी। परिवार में सिर्फ 2 ही बिटिया थी, एक स्वीकृति और अन्वयी। उनकी उम्र थी 3 साल और 4 साल। बाकी बच्चों को इसमें फिर एक बात थी कि बाकी बच्चों को लिया जाए या नहीं लिया जाए, विद्यालय कहाँ शुरू किया जाए, उसका स्वरूप कैसा होगा, ये सवाल भी थे। इनके समाधान में परिवार की बिटियों के लिए ही शिक्षा संस्कार शुरू किया है, तो नर्सरी KG1 एक साथ शुरू करना चाहिए, जिसमें सरकार से भी कोई बाधा नहीं होगी और स्वयं की जांच भी इसमें हो जाएगी। ऐसा इस विचार के साथ हमने संस्थान में ही बालक मंदिर शुरू करने का निर्णय लिया। स्वीकृति और अन्वयी के हम उम्र बच्चों को भी इसमें जोड़ना चाहिए और संस्थान के आजू बाजू के जो गांव है वहां यह प्रस्ताव देना चाहिए, यह निर्णय हो। और सर्वप्रथम जिन अभिभावक को यह प्रस्ताव स्वीकार हो, उनके सामने चेतना विकास बालक मंदिर का स्वरूप रखा जाएगा। उसके लिए 1 साल में एक परिचय शिविर हो, जिससे वे दर्शन से जुड़ सके, ऐसा तय हुआ और तैयारी शुरू हुई। उसमें सुवर्णाताई और कल्पनाताई के मार्गदर्शन में बाबा जी द्वारा प्रस्तावित जो शिक्षा का स्वरूप है उसको समझने का काम हुआ। और जैसे अभिभावक विद्यालय रायपुर में जो प्रयास हुआ है उसको समझने का भी काम हुआ। उन्होंने जो सिलेबस तैयार किया है उसको मराठी में अनुवादित किया गया। इसके अलावा हम सभी ने मिलकर कथाएं, गीत, छोटे छोटे संवाद आदि तैयार किए। बालक मंदिर में भागीदारी करने के लिए हमारे ही परिवारों में से 6 महिलाएं तैयार हुई और 30 बच्चे नर्सरी KG1 में दाखिल हुए, जिनके अभिभावकों के सामने हर महीने 2 दिन शिक्षा का स्वरूप समझने के लिए संस्थान में आना होगा, ऐसी शर्त रखी गई। लेकिन वे सब
किसान और मजदूर होने के कारण उनसे ठीक ढंग से संवाद हो नहीं पाया। परिणाम स्वरूप उन्होंने यह परंपरा की शिक्षा से कुछ अलग है, इससे हमारे बच्चे नौकरी नहीं कर पाएंगे ऐसा माना, और अगले साल ही उनमें से कोई बच्चा स्कूल में नहीं आया। बालक मंदिर हमने हमारी 2 बेटियों के लिए शुरू किया था, इसलिए इस घटना का प्रभाव ज्यादा हम पर नहीं हुआ। लेकिन स्वयं को जांचने की आवश्यकता महसूस हुई। योगेश भैया और सुवर्णा दीदी और कल्पना दीदी, इनके साथ चर्चा हुई और यह निर्णय हुआ कि बच्चों को आज्ञा पालन, नियंत्रण, सहयोग, संबोधन, इसके अलावा बाकी स्कूलों में जो सिलेबस है उसे भी देना होगा और अभिभावकों के साथ संवाद का तरीका बदलना होगा। अब अभिभावकों के साथ अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध है। उनके गांव जाकर उनके साथ समय के अनुसार उनसे संवाद शुरू। नर्सरी, KG1, KG2 होने के बाद यह विश्वास आया कि हम विद्यालय को आगे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार से कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक मान्यता ली और यह तय हुआ कि चेतना विकास मूल्य शिक्षा के साथ सरकारी SCRT का सिलेबस अपने विद्यालय में पढ़ा जाए, जिसमें मराठी, अंग्रेजी, परिसर अभ्यास, गणित, कार्यानुभव, कला यह विषय भी विद्यालय में सिखाए जाते हैं, जिसमें मैं, विद्या दीदी, मंजूषा दीदी, अर्चना दीदी, विद्याताई करमळे भागीदारी करते। जो मैंने पहले ही बताया था कि मेरे लिए शिक्षा संस्कार में भागीदारी का उद्देश्य यह है कि इससे मेरी दृष्टि का विकास है और मेरा स्वयं पे ध्यान मेरे प्रवृत्ति का परिमार्जन कर पाऊँ, स्वयं का सटीकता से मूल्यांकन कर पाऊँ। अध्यापिका जी का विकास के साथ ही बच्चों का विकास होता है। इस विकास के लिए सभी प्रकार की एक्टिविटीज के द्वारा बच्चों में आज्ञा पालन, संबोधन, नियंत्रण, सहयोग, इन प्रवृत्तियों का भी विकास हो, इनकी आदतें बन जाए और साल भर इनका पालन हो, इस ओर ध्यान दिया गया। इसमें जैसे शुरुआत से ही हमने बच्चों को हर रोज पाठशाला में आना, कतार में खड़े रहना, बैठना, खाना खाने से पहले हाथ धोना, एक ही जगह पर बैठ के खाना खाना, पूरा साफ करना, एक दूसरे के साथ शेयर करना, जो सूचनाएं दी जाती है उनकी ओर ध्यान देना, बच्चों का संबोधन ठीक करना, जैसे अध्यापिका जी, ताई, दादा, अपनी वस्तु निश्चित जगह पर रखना, जैसे बॉटल, डिब्बा, आसन, बैग, चप्पल, खेलने का सामान इत्यादि। ऐसे ही संबोधन की ओर बच्चों का ध्यान आकर्षित करना, संबोधन ठीक हो इसलिए बारंबार सूचना और संवाद होना, हर वक्त उनका संबोधन ठीक करना, बच्चों के साथ हर परिस्थिति में हर समय क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, क्या स्वीकार होता है, क्या स्वीकार नहीं होता है, इस आधार पर संवाद करना, निरीक्षण करना। वैसे ही नियंत्रण में भी भाषिक नियंत्रण, धीमे आवाज में बात करना, ठीक बैठना, ध्यान से सुनना, सूचनाओं का पालन करना, खेलते समय हमसे दूसरों को परेशानी ना हो, इस ओर ध्यानाकर्षण करना। सहयोग के लिए भी कुछ बिंदुए रखे गए, जैसे खेलते समय या एक्टिविटीज में एक दूसरे से सहयोग करे, एक दूसरों के साथ सहयोग हो, इस ओर ध्यानाकर्षण करना। ऐसे खेल और एक्टिविटीज का चुनाव किया जिनसे बच्चों का सहयोग बढ़े, पठन, लेखन, उच्चारण ठीक से हो, इसीलिए हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत भाषा में कविता, गाने सुनना और उनसे कहलवान इत्यादि एक्टिविटीज दी, जिसमें मराठी गाने ऐसे हो कि जिससे अच्छा आदतें, अच्छा काम, अच्छे देने का परिचय बच्चों को हो जाए। इसी के साथ परिसर में भी कौन कौन सी वस्तुएं हैं और क्या क्या है, कितना है, उनकी क्या आवश्यकता है, इन बातों पर रोज संवाद किया जाता है। लिखने के लिए जैसे बड़ा बोर्ड, फर्श, स्लेट, रेत की स्लेट, इन सब का उपयोग करना, लिखावट का सही ढंग बताना, पहले बड़े अक्षर लिखना, उंगली से हवा में लिखना,
रेत में लिखना, फिर स्लेट पे लिखना, फिर अक्षरों का आकार छोटा छोटा करते स्लेट या फिर कॉपी में लिखना होता है। बच्चों के साथ उनके परिवार के बारे में भी, उनके गली मोहल्ला गांव के बारे में, आजू बाजू के परिसर के बारे में उनसे संवाद करना होता है। इन सबके साथ अपने जिम्मेदारी का परिचय करवाना, उसके लिए कहानियां बनाना, बच्चों की कल्पना में या उनका जितना परिवेश बढ़ रहा है उन सब के बारे में संवाद करना होता है। इन जैसी गतिविधियां पाठशाला में शुरू है। बच्चों के आज्ञा पालन, नियंत्रण, संबोधन, सहयोग, इन प्रवृत्तियों को प्रेरणा मिले, इसलिए अध्यापिका जीवों का आचरण महत्वपूर्ण है। वही बच्चों के लिए शिक्षा की वस्तु है। यह मानते हुए स्वयं के आचरण में कुछ निश्चितताओं का जांचना होता है। इसमें टाइम टेबल का पालन होना, स्कूल खत्म होने पर एकत्रित बैठना, आज के बारे में पिछले हफ्ते भर जो बातें तय हुई थी उसका पालन हुआ या नहीं हुआ उसको जांचना, अगले हफ्ते के लिए नियोजन करना, संबोधन पूर्वक ही प्रस्तुत होना, दी जाने वाली सूचनाओं का पूर्व नियोजन होना, स्वयं की भाषा, भाव, भंगिमा, कपड़े, इन चीजों पर ध्यान देना और पठन, श्रवण, समझने का काम नियमित रूप से हो। इसमें स्कूल के बारे में अच्छा मटेरियल संग्रहित करना, बनाना, दर्शन को शिक्षा प्रक्रिया को समझने का काम नित्य स्वरूप से तो है ही। इसी के साथ ही पिछले साल सुवर्णा दीदी और कल्पना दीदी के मार्गदर्शन में कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए साल भर का नियोजन किया गया। उसमें संस्थान में चलने वाले कार्यक्रमों का बच्चों को परिचय हो, ऐसी एक्टिविटीज निश्चित की गई थी। जैसे खेती का परिचय हो, इसीलिए सब्जी उगाना, बीज बोना, पौधों का हर रोज निरीक्षण करना, इस प्रक्रियाओं को बच्चों द्वारा मराठी और इंग्लिश में प्रस्तुति का अवसर दिया गया। इस काम में बच्चों का उत्साह देखने को मिला। नर नारी समानता के लिए झाड़ू लगाना, खाना परसना आदि काम लड़कों द्वारा भी किए गए, वह उन्होंने उत्साह पूर्वक की। इस प्रकार की गतिविधियों का स्कूल में शुरू है और हर बच्चे का निरीक्षण लिखा जाता है। इसके साथ बाहर के बच्चों का संस्थान पर और विद्यालय का अभिभावक पर अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। विद्यालय में आने वाले ज्यादातर बच्चे नेहरू नगर इस गांव से हैं। उनकी बोली भाषा वडार नामक है, वडार है। अभिभावक जो है किसान और मजदूर है। अपनी अलग भाषा की वजह से बच्चे दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल नहीं पा रहे थे। अभिभावक भी संस्थान में आने से हिचकिचाते थे। 3-4 महीनों में धीरे धीरे वे बच्चे मराठी भाषा बोलने लगे। संस्थान के परिवारों से अच्छा व्यवहार पाकर अभिभावक भी संस्थान में सहजता, खुलापन महसूस करने लगे। विद्यालय भी उन्हें अपना लगने लगा है। हर साल स्नेह सम्मेलन में अभिभावकों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है। इस साल भी भोजन व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने ही संभाली। संस्थान के साथ अभिभावकों का जुड़ाव देखने को मिल रहा है। अब यह स्थिति बनी है कि दर्शन का प्रस्ताव उनके सामने धीरे धीरे रखा जा सकता है। अनवय और स्वीकृति बेटाजी पर भी उनका अच्छा प्रभाव है। जैसे वे सभी बच्चे श्रमशील परिवारों से है। उसकी वजह से विद्यालय में बच्चे श्रम करते हैं, जैसे झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना। उनकी वजह से स्वीकृति और अनवयी बेटाजी को भी श्रम स्वीकार हुए हैं। वे भी इन कामों में भागीदारी करती है। वे बच्चे सामान्य रहते हैं, साधन मर्यादित है, उनमें कुछ भी दिखावा नहीं है। इस रहन सहन का भी अच्छा प्रभाव बेटाजी पर है। उनको नए नए चीजों को आवश्यकता महसूस नहीं होती है, जैसे पेन, पेंसिल, कपड़े, बैग, नया सामान। जितना है जो है उसमें सभी खुश है। सभी बच्चे आपस में शेयरिंग करते हैं, सहयोग से रहते हैं। उनकी वडार भाषा भी अनवयी स्वीकृति बेटाजी और हम भी सीखने का प्रयास कर रहे हैं। आजू बाजू के बाकी गांवों में भी यह वातावरण स्वीकार हो रहा है, इसलिए बाकी गांव से भी इस साल एडमिशन
हुए हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि स्वीकृति और अन्वयी पेटाजी के साथ मतलब उन बच्चों का प्रभाव पड़ रहा है। जैसे स्कूल में कुछ सिखाया जाता है और घर में हम वैसी ही एक्टिविटीज ले या फिर ध्यान दे बच्चों की तरफ, तो उनमें और ज्यादा अच्छा प्रभाव दिखने को मिलता है। इसीलिए स्वीकृति के साथ हमारे घर में भी कुछ अभ्यास चल रहा है। जैसे अध्यापिका जी द्वारा दी गई शिक्षा अगर घर में भी देखने को मिले तो इस वातावरण में बच्चे के निष्कर्ष बनते हैं। इसीलिए स्वीकृति बेटा जी के साथ परिवार में कुछ काम शुरू है। पिछले 2 सालों से हमारा रहना संस्थान में है, बाकी परिवारों के साथ हो रहा है, जिससे स्कूल शुरू होने से पहले और स्कूल छूटने के बाद का समय अभ्यास के लिए है। बाकी परिवारों के साथ संबोधन का अभ्यास है। संस्थान में उत्पादन कार्यक्रमों का परिचय करवाना है। निश्चित दिनचर्या का अभ्यास है, जिसमें निश्चित समय पर निश्चित काम करना है। स्वावलंबन का अभ्यास है, जिसमें खुद के काम स्वयं करना है। अभी नहाना, खाना खाना, अपने कपड़े सामान व्यवस्थित रखना, स्कूल की तैयारी करना आदि काम खुद कर पाती है। निर्णय क्षमता का विकास हो, इसीलिए रात में सोने से पहले थोड़ा संवाद होता है, जिसमें कल वो क्या करेगी उसके नियोजन के संदर्भ में पूछना होता है। उसमें से कितना कर पाई इसका मूल्यांकन अगले दिन वो स्वयं बताती है। महीने भर के लिए कुछ बिंदुए निश्चित किए हैं, जैसे सवेरे उठना, धीमे आवाज में बात करना, होमवर्क करना, माता जी को सहयोग कर पाना, भाई जी बहन जी के साथ स्कूलों में अच्छे से रह पाना, टिफिन पूरा खत्म करना, कम समय में खाना खाना। इन जैसे बिंदुओं को लेकर हर दिन सोने से पहले इनमें कितना कर पाई और कितना नहीं, इसका मूल्यांकन कॉपी में उस बिंदु के सामने राइट मार्क या क्रॉस मार्क करके होता है, जिसको बेटा जी बड़े उत्साह के साथ करती है। इस प्रक्रियाओं से अच्छे बदलाव भी उसमें देखने को मिल रहे हैं। प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति प्रोत्साहित करती है। आकाश, ग्रह, तारे, पृथ्वी की बनावट आदि के संदर्भ में उसके प्रश्न अधिक है। रात में उसके साथ आकाश में तारों का निरीक्षण करते हैं। जितना हमें पता है उतना संवाद होता है, बाकी यूट्यूब की मदद से इंफॉर्मेशन देते हैं। इतिहास के संदर्भ में भी उसका कुतूहल ज्यादा है। प्रश्न करती है, उसके जवाब देने की कोशिश हम करते हैं। बेटा जी अभी ठीक ठीक पढ़ पाती है, तो उसके साथ कुछ किताबों का पठन भी शुरू है। ऐसे किताबों की उपलब्धि ग्रंथालय से होती है। पिछले महीने उसने मानव की कहानी किताब पढ़ी थी। उससे मानव ने अब तक क्या क्या प्रयास किया है उसके बारे में अच्छे से संवाद हो पाया। संडे को बाकी परिवारों के बच्चे भी संस्थान में आते हैं, उनके साथ अच्छे से खेल पाती है। अनवयी बेटा जी के साथ अच्छे से रह पाती है। छोटे छोटे श्रमों के अभ्यास भी शुरू है। विद्या दीदी तरमोई के साथ उनके साथ धूप बत्ती बनाना, गोबर से जो गौरी बनाती है जिसको धूप में सुखाते हैं और चूल्हे में जलाते हैं, वो बनाना सीख रही है। गौशाला में झाड़ू लगाना, शेड नेट में बीज बोना, गुलाब के बहुत पौधे हैं उन्हें पानी देना, कागज का पैकेट बनाना, हाथों से सीकर थैली बनाना, नारियल के पत्तलों से झाड़ू बनाना, इन जैसे कामों में उनमें अधिक उत्साह देखने को मिलता है। इस तरह से परिवार में स्वीकृति के साथ काम शुरू है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि अध्यापिका जी का विकास के साथ ही विद्यालय का विकास होता है, इसीलिए स्वयं के विकास के लिए भी कुछ परिवार में काम शुरू है, अभ्यास शुरू है। जैसे संस्थान में बाकी परिवारों के साथ रहना होता है, व्यवहार पक्ष का अभ्यास होता है, श्रमाभ्यास भी होता है, और विद्या दीदी संस्थान के बारे में जो बाकी कुछ गतिविधियां बताने वाली है उसमें भागीदारी होती है। ये सब शिक्षा की वस्तु है, इस दृष्टि से हम इसे देख रहे हैं। बाकी हम पति पत्नी में संवाद शुरू है ही, दर्शन को समझने का प्रयास शुरू है। हर संडे हमारे यहाँ समाधान चर्चा होती है, उसमें भागीदारी होती है। इसके लिए किताबों का पठन भी शुरू है। सुवर्णा दीदी, कल्पना दीदी के मार्गदर्शन से व्यक्तित्व विकास के लिए और शिक्षा में शोध हो, इसीलिए दर्शन के अलावा कुछ और किताबों का भी पठन शुरू है। जहाँ शिक्षा के अच्छे अच्छे प्रयोग शुरू है, वहाँ भेंट देना, वहाँ के प्रयोग को समझना,
आदि प्रयास शुरू है। जैसे पिछले साल पुणे में अक्षरनंदन विद्यालय के बारे में समझना हुआ। बच्चों के साथ जो भी कुछ एक्टिविटीज की जाती है, उनका वातावरण अधिक से अच्छा कैसा बना पाए, अच्छे से अध्यापन कैसे कर पाए, बच्चे उत्साहित कैसे रहे, इसके लिए बच्चों के साथ संवाद कैसा हो, इन जैसे बातें समझने के लिए पुणे में बाल भवन का 15 दिन का शिविर किया, जिससे स्पष्टता और बढ़ी और विद्यालय में भी यह बातें उपयोगी रही। इस प्रकार विद्यालय में भागीदारी से स्वयं की ओर ध्यान जा रहा है, जिम्मेदारियों को पहचानना हो रहा है। इस सभी प्रक्रिया से उत्साह बना है। संस्थान में बाकी परिवारों के सहयोग से, अभिभावकों के सहयोग से विद्यालय का काम आगे बढ़ रहा है और जो समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, उनको समाधान की ओर ले जाने के लिए अच्छा मार्गदर्शन सहयोग उपलब्ध है ही। समय समय पर आने वाली समस्याएं सुवर्णा दीदी और कल्पना दीदी के साथ डिस्कस करते हैं। छुट्टियों में साल भर का नियोजन उनके साथ ही हम करते हैं। उनसे हमारे मूल्यांकन की अपेक्षा भी रहती है। बीच बीच में साल भर में 1-2 बार उनका विद्यालय में आना होगा, ऐसा उन्होंने कहा है। इससे हमारी आश्वस्ति बढ़ती है और सभी के सहयोग से और सभी के आशीर्वाद से इस प्रकार स्कूल का काम शुरू है और आप सभी का तो सहयोग है ही। आगे की बात विद्या दीदी रखेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। बहुत अच्छे से आपने कितनी छोटी छोटी सी गतिविधियों के माध्यम से कैसे बच्चे में विकास हो पाता है, इन पर ध्यान आकर्षण कराया। अगले क्रम के लिए हम विद्या दीदी के पास चलते हैं। तो विद्या दीदी का परिचय, दीदी जी एमए समाजशास्त्र में की है, एमएड किया है इन्होंने और अभी वर्तमान में चेतना विकास मूल्य शिक्षा में उपक्रम में दीदी का पीएचडी चल रहा है। तो पीएचडी के लिए दीदी को बहुत बहुत बधाई। उनकी पीएचडी पूरे मानव जाति के काम आएगी। और दीदी जी अभी जैसे बात हो ही रही थी कि संयोग से दोनों सचिन भाई जी ही है, तो विद्या दीदी जी के श्रीमान जी भी सचिन भाई जी है, जो लेक्चरर है और डाइट में डेपुटेशन पे अभी कार्य कर रहे हैं। 7 वर्ष की बिटिया है अनवई। और मैंने जब पूछ रही थी मैंने कहा दीदी अनवई का अर्थ क्या होता है? स्वीकृति का तो पता है, तो उन्होंने बताया संबंध को जोड़ने वाली। तो मुझे सुन के ही बहुत अच्छा लगा कि बहुत खूबसूरत नाम। तो इस तरह से विद्या दीदी का जो है ये तो एकेडमिक वो हो गया। वर्तमान में ये अपने देख रहे हैं कि जितनी बातें मैंने अभी कही, दोनों बहनें ही इन चीजों को लेके बहुत खूबसूरती से विद्यालय को चला रही है और कुछ झलक तो हमने देखी ही। और जहां तक इनके जो दीदी का व्यवहार है, तो एज इट इज सारी बहनों का वैसा ही होता है, बहुत सहज, सरल, परिश्रमी। और सबसे मुख्य बात मैं देख पाती हूँ कि कैसे संसाधनों का सदुपयोग किया जाए, समय का सदुपयोग किया जाए, हर काम को कितने करीने से किया जाए। और दूसरी चीज ये कि कैसे हम जो कहेंगे कि जीवन विद्या के प्रति या विकल्प के प्रति कितना निष्ठान्वित होके जी पा रहे हैं। और भाई जी लोग दोनों जॉब करते हुए भी कैसे पूरा सहयोग कर पा रहे शासकीय कार्यों में, तो भाई जी लोगों से भी सुनेंगे। तो और ज्यादा न कहते हुए हम विद्या दीदी के पास चलते हैं। तो आदरणीय विद्या दीदी जी, आप आमंत्रित है। हाँ दीदी। हाँ जी। हाँ, धन्यवाद दीदी जी। हाँ, नमस्ते। नमस्ते सभी को। हाँ, श्रद्धेय बाबा जी के प्रति नमस्ते। श्रद्धेय बाबा जी के प्रति बहुत कृतज्ञता और विद्या से जुड़ने हेतु जिनके प्रबोधन द्वारा सहयोग मिला, तो श्री योगेश भैया और सुवर्णा दीदी, इनके प्रति भी कृतज्ञता। दीदी, मैं मेरी प्रस्तुति लिखित रूप में और आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। हाँ, तो मेरा नाम विद्या सचिन, दीदी ने बताया ही। मेरा शैक्षिक अर्हता है MA ML और अभी PhD शुरू है। मेरा परिवार परिचय, मेरे परिवार में माता जी शिवान जी, उनके बड़े भाई, उनकी पत्नी और उनकी 2 बिटिया
और हमारी बेटी अनवई भी है। पूरे परिवार की स्वीकृति दर्शन के प्रति है। मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद आधारित जीवन विद्या एक परिचय यह शिविर 2011 में हुआ। बाद में शिविर की 2014 तक श्रृंखलाएं चली। दर्शन के प्रति स्वीकृति बढ़ने लगी। आकांक्षा दीदी और मेरी दर्शन से जुड़ने की और बालक मंदिर शुरू होने तक की यात्रा 29 से रही। 2015 में 6 माह का अध्ययन हुआ। इसी दौरान श्रीमान जी का 1 वर्षीय और माह में 10 दिन अध्ययन सत्र शुरू था। अध्ययन के दौरान दर्शन के माध्यम से मिली सूचनाएं स्वयं के जांचने हेतु और स्वयं का सटीक मूल्यांकन करने हेतु सहायक रही। दर्शन के प्रति निष्ठा भी बढ़ती रही। 6 माह के अध्ययन के दरमियान शिक्षा संस्कार इस आयाम में मेरी भागीदारी सुनिश्चित हो सकती है, ऐसा विश्वास स्वयं में बनता हुआ दिख रहा था। योगेश भैया और सुवर्णा दीदी के साथ अनवई बेटा जी और स्वीकृति बेटा जी को लेकर संवाद होता था। क्योंकि वो 3-4 साल की थी, आने वाले समय में उनकी स्कूली शिक्षा कैसी होगी, इस संदर्भ में संवाद होता था। इसी संवाद के परिणाम स्वरूप बुल्ढाना स्थित मानवीय शिक्षा शोध केंद्र के अंतर्गत शिक्षा संस्कार आयाम में भागीदारी हो सकती है, ऐसा निष्कर्ष बना। और हमारे परिवार समूह के सहयोग से उनकी स्वीकृति से शिक्षा संस्कार आयाम शुरू किया गया। यहाँ तक मेरी व्यक्तिगत यात्रा है। जैसे आकांक्षा दीदी ने चेतना विकास बालक मंदिर और चेतना विकास प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय के संदर्भ में कुछ शेयरिंग किया है, उसी के संदर्भ में मैं कुछ बातें जोड़ना चाहती हूँ। मानवीय शिक्षा शोध केंद्र अंतर्गत चेतना विकास बालक मंदिर का आरंभ हुआ। मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद से निश्चित चेतना विकास मूल्य शिक्षा के आधार पर चेतना विकास बालक मंदिर शुरू है। चेतना का विकास मूल्य शिक्षा से ही होगा, इस अवधारणा के साथ मूल्य शिक्षा में व्यवहार शिक्षा एवं शिष्टता की शिक्षा रखा गया है, जिससे हर बालक, हम सबको पता ही है कि जिससे हर बालक स्वयं के प्रति विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, व्यवहार में सामाजिक, व्यवसाय में स्वावलंबी बन सके। तो यही चेतना विकास मूल्य शिक्षा की बात स्वीकृत हुई। इन्हीं 6 गुणों का विकास शिक्षा के माध्यम से अपेक्षित है। उपरोक्त अपेक्षाओं को पूर्ण करने के क्रम में बालक मंदिर में व्यवहार शिक्षा के लिए संबोधन, आज्ञा पालन, सहयोग, नियंत्रण, इन बिंदुओं को स्वीकारा गया। संबोधन से बच्चे की नैतिकता की तैयारी एवं संबंधों की पहचान अपेक्षित है। संबंधों में माता पिता, भाई बहन, गुरु शिष्य, इन संबंधों को विशेष रूप से पहचान करवाने के लिए बच्चों के साथ संवाद करना, कहानियां सुनाना, सार्थक घटना सुनाना, इन जैसे उपक्रमों को नियोजित किया। बच्चों में निश्चित आचरण होने हेतु आज्ञा होती है, जिसका पालन बच्चा स्वयं के निर्णयानुसार करता है, तो वह आज्ञा पालन है। आज्ञा अनुकूलता प्रतिकूलता के लिए नहीं है। सहयोग में हर संबंधों को पूरकता के अर्थ में निभाना अपेक्षित है। पूरकता के लिए सहयोग का अभ्यास है। इसके लिए उपक्रमों में बच्चों का आपस में सहयोग बढ़े, इस ओर ध्यान दिया जाता है। नियंत्रण का आधार स्वीकृतियां है। हमने क्या स्वीकार किया है, उसी के अनुरूप नियंत्रण है। इसमें निश्चित दिनचर्या से स्वनियंत्रण अपेक्षित है। तो इसमें निश्चित समय पर निश्चित कार्य करना, यही नियंत्रण का अभ्यास है। नियंत्रण में शरीर नियंत्रण, भाषिक नियंत्रण, वैचारिक नियंत्रण के लिए बालक मंदिर की निश्चित दिनचर्या, बच्चों की आदतें, नियंत्रण के अवसर जैसे कतार में चलना, हाथ धोकर खाना, जूते निश्चित जगह पर रखना, सामान सही जगह पर रखना, इन जैसे आदतों पर ध्यान देना होता है। बालक मंदिर में उत्सव भी होते हैं, जिन्हें उपक्रमों के रूप में भी देखा जाता है, जिसमें जन्मदिन, खेती से जुड़े उत्सव, अच्छी घटना जैसे गाय को बच्चा होना, पेड़ों पर फल आना, फसल तैयार होना आदि को भी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो हमारी 2 साल की बालक मंदिर की दिनचर्या कुछ ऐसी थी कि 10:30 से 1:30 बजे तक स्कूल का टाइम रहता था। उनमें 10:15 बजे छात्रों का आगमन होता है, 10:30 बजे वंदना, प्रतिज्ञा और राष्ट्रगान। तो उसमें हमने प्रतिज्ञा यही ली थी कि मैं मानव हूँ, मैं मनाकार को साकार करने वाला और मनस्वस्थता का आशावादी हूँ। मैं ज्ञान अवस्था की इकाई हूँ और मैं मानवत्व सहित व्यवस्था हूँ। तो यही प्रतिज्ञा
हमने बच्चों से ली थी। 11:30 बजे खेल कूद, 11:30 से 12 बजे भोजन और 12 से 1:15 तक कक्षा उपक्रम रहते थे। 12 से 1:15 में लिए जाने वाले कक्षा उपक्रम की शुरुआत अध्यापिका जी के साथ गपशप से होती है, जिसमें परिवार विशेष घटना, गांव संबंधी पूछताछ होती है और साथ ही कुछ एक्टिविटी मराठी, हिंदी, अंग्रेजी में कुछ गीत, संवाद ऐसे लेते थे और हफ्ते में एक दिन मूल्यांकन होता है और उसी के साथ आसपास के परिसर में घूमना, जैसे शिवार फेरी भी होती है। आवश्यकता अनुसार उपरोक्त नियोजन में बदलाव किया जाता है। तो इन सब एक्टिविटीज के साथ हमने कुछ अपेक्षित वर्तन भी तय किए थे कि बच्चों में क्या अपेक्षित वर्तन होने चाहिए। तो हमने वो तय किए थे। तो उसमें स्वयं का नाम पता बता देना, बालक मंदिर का नाम पता बता देना, कलर की पहचान कर पाना, प्राणी, पक्षी, सब्जियां, फल, फूल इनकी पहचान होना, आकार छोटा बड़ा, आगे पीछे पहचान पाना, सूचनाओं के अनुरूप कृति कर पाना, सूचनाओं को ध्यान से सुन पाना, आज्ञा पालन कर पाना, धीरे बोलना, सहयोग करना, संबोधन पूर्वक बात करना, स्थान, परिसर, चीजें आदि का निरीक्षण कर पाना, स्वयं की वस्तुओं को संभाल पाना, ठीक से रखना, बालक मंदिर में दी गई सूचना माता पिता को ठीक से कह पाना, किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो तो पूछ कर लेना, अपनी चीजों को सब में बांटना। उपरोक्त बदलाव के लिए बालक मंदिर में की गए उपक्रम, जैसे हमने अपेक्षित वर्तन बताए, तो उसी के लिए हमने कुछ उपक्रम भी सेट किए थे। तो उसमें संबंधों पर आधारित कथा सुनाना, प्रसंग के अनुसार कथा तैयार करना और सुनाना, चित्र पढ़ना, बनाना, कलर करना, हथेली की मुहर आदि, विविध प्रकार की रंगोली बनाना, कीचड़ बनाना, खेलकूद करना, वस्तु बनाना, मणि माला बनाना आदि ऐसे एक्टिविटीज सेट किए थे। जैसे चलने के तरीके, सीधा, उल्टा, टेढ़ा, कूद कूद कर चलना, इसमें बच्चों के स्नायु बरकट हो। तो ऐसी कुछ एक्टिविटीज हमने सेट किए थे। इसके साथ हर माह में 1 या 2 विशेष उपक्रम आयोजित होते हैं, जिसमें शरबत बनाना, भेल बनाना, सलाद बनाना, बच्चों के सामने छाछ बनाना, एकत्रित चावल, दाल आदि को चुनकर अलग अलग करना। इन जैसे उपक्रमों के द्वारा बच्चों का निरीक्षण करके उनका सहभाग, रिस्पॉन्स आदि का लिखित रिकॉर्ड रखे जाते हैं और अपेक्षित बदलाव के अनुरूप बाकी उपक्रम निश्चित किए जाते हैं। और भी एक जोड़ने वाली बात यह है कि ठंडी के मौसम में बच्चों को गिलोय, तुलसी, लौंग, अदरक का काढ़ा भी सप्ताह में 1 बार देते हैं और बच्चे के जन्मदिन पर चॉकलेट की बजाय खीर ही देना पसंद करते हैं। वो भी पौष्टिक, और जो भी पौष्टिक है वो हम बच्चों को देते हैं और साथ में बच्चों की अच्छी बातों का शेयरिंग भी करते हैं। जैसे हमने उपक्रम को बताया, तो एक उपक्रम लिया तो उसमें से बच्चा क्या सीखता है। तो जैसे एक उपक्रम है भेल बनाना, तो भेल बनाने के समय बच्चा क्या क्या करता है। तो कृति आयोजन के पहले दिन बच्चों को सूचना देना और कृति के बारे में विस्तृत जानकारी देना और कुछ साहित्य घर से भी लाना है। भेल बनाने की कृति बच्चों के सामने की जाती है और भेल खाने के बाद बच्चों के साथ सवाल जवाब होते हैं। जवाब ब्लैक बोर्ड पर लिखे जाते हैं। जैसे कृति के संदर्भ में माता पिता से क्या संवाद हुआ, भेल की कृति क्या थी, आपको भेल कैसी लगी, ऐसे कुछ सवाल जवाब बच्चों के साथ किया जाता है और संवाद किया जाता है। बच्चे बड़े उत्साह से उसका आंसर भी देते हैं। उपरोक्त उपक्रम द्वारा निम्न चीजों का निरीक्षण होगा, मतलब इससे भी बच्चों को कुछ सीखने को मिलता है, ऐसा ध्यान में आया। तो बच्चे क्या सुन पाए, तो बच्चे सूचना ठीक से सुन पाए कि नहीं, आज्ञा पालन ठीक से हुआ कि नहीं, माता पिता तक कृति की बात को ठीक से पहुंचा पाए कि नहीं, माता पिता का कहना अध्यापिका जी को ठीक से बता पाए कि नहीं, एक दूसरे का सहयोग कर पाए कि नहीं, कृति में बच्चों का नियंत्रण कैसा रहा, इन जैसे निरीक्षण किए जाते हैं। एक ही उपक्रम द्वारा बहुत से अपेक्षित आचरण तक बच्चों को पहुंचाया जा सकता है। इस प्रकार विभिन्न उपक्रमों द्वारा प्रयास जारी है। तो ऐसे कुछ उपक्रम हमने सेट किए थे। बालक मंदिर की उपलब्धि, हमारे बालक मंदिर की उपलब्धि यही रही कि बच्चों में भाषा नियंत्रण दिखाई देता है, जिसमें बहुत से बच्चे सौम्यता से बात करते हैं, स्वच्छता संबंधी आदतें दिखाई देती है,
जैसे हाथ धोकर खाना खाते हैं, हाथ पोंछते हैं, कतार में जूते रखते हैं, सटीक संबोधन करते हैं, कुछ में प्रयास अभी जारी है, एक दूसरे का सहयोग कर पाते हैं, कुछ बच्चे सही व्यवहार को बताते हैं। ऐसे कुछ एक्टिविटीज के साथ बालक मंदिर का हमारा कार्यक्रम चला, जिसमें स्वयं को बहुत सीखने को मिला। बच्चों के साथ काम करते समय उनकी मानसिकता के साथ जुड़ाव गहरा होता गया। बच्चों से हमें भी कुछ सीखने को मिला। यहाँ तक बालक मंदिर की यात्रा थी। बालक मंदिर की सार्थक उपलब्धियों द्वारा स्कूल शुरू करने की सार्थक प्रेरणा मिली और उस अनुसार हमने महाराष्ट्र सरकार की पहली से 8वीं कक्षा की मान्यता ली। वो मान्यता हमें मिली भी। SCERT के पाठ्यक्रम के साथ साथ दर्शन आधारित पाठ्यक्रम जोड़ना शुरू है। तो SCERT के पाठ्यक्रम में कुछ पाठ्यांश ऐसे भी है जिन्हें दर्शन के प्रकाश में पढ़ाया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहती हूँ कि कक्षा 1 में बीज अंकुरण के संदर्भ में एक कविता है। तो उसमें दिया है कि बीज का अंकुरण कैसा होता है, बीज अंकुरण होने के लिए मिट्टी, पानी कैसे पूरक होते हैं। तो इस कविता में वो सब बताया है। तो इस कविता का संदर्भ प्राण अवस्था से जोड़ सकते हैं। इस कविता को प्रैक्टिकल टच देने हेतु बच्चों के हाथ में कुछ सब्जियों के या कुछ धान के बीज दिए जाते हैं और सामने वाले खेत में, या हमने बच्चों से ग्लास में भी बीज बोए थे और उसका निरीक्षण करते हैं। और यही निरीक्षण हमने अंग्रेजी, हिंदी और मराठी में बताया। जैसे अंग्रेजी भाषा बच्चों को कठिन होती है, तो हमने पहली दूसरी यानी 6 और 7 साल के बच्चे होते हैं, तो उनको सिंपल सेंटेंस में वो बताया और उनसे वो दोहराया। जैसे अंग्रेजी में उनको बताया कि दिस इज माई क्लास, आई राइट माई नंबर ऑन इट, माई नंबर इज 4, आई फील द सॉइल, आई सो द सीड, आई वाटर्ड इट। ऐसे कुछ सिंपल सेंटेंस में हमने बताया और उनका निरीक्षण भी बच्चों ने किया और वो बच्चों ने ठीक से किया भी। तो बच्चों का इस वजह से भाषा का विकास होता है, बच्चों की वोकैबुलरी डेवलप होती है और बच्चे अभिव्यक्त भी होते हैं। इस बीज अंकुरण प्रक्रिया को हम लोगों ने 6ठी कक्षा में फोटोसिंथेसिस के माध्यम से सीखा है, पर बच्चे ये कंसेप्ट पहली और दूसरी कक्षा में ही कैच कर रहे हैं और वो मजे से सीख भी रहे हैं। तो ऐसी कुछ बातें हैं। प्रचलित पाठ्यक्रम में समाविष्ट कथा, कविता, संवाद, उपक्रम, कृति, इनका कलेक्शन शुरू है जो चेतना विकास मूल्य शिक्षा से कनेक्ट हो, ऐसा शोध शुरू है। और भी एक बात थी कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा आंगनवाड़ी के लिए आकार बाल शिक्षण उपक्रम व कृति ये पुस्तिका बनवाई है जो 3 से 5 साल के आयु के बच्चे के लिए है। इस पुस्तक का आधार भी हमको मिला। जैसे ये पुस्तक आकार, उसका नाम है आकार पुस्तक में बच्चों के सूक्ष्म स्नायु, स्थूल स्नायु, पंचेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों का विकास करने के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी उसमें दी है। जैसे उसमें रसों की जानकारी हो, बच्चों का पंचेंद्रियों का विकास हो, ज्ञानेंद्रियों का विकास हो, तो उसी तौर पर उसमें एक्टिविटीज दी है। उसमें भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास, बोधात्मक विकास और सौंदर्य दृष्टि व सृजनशीलता का विकास बच्चों का कैसे होना चाहिए, ये सब उस पुस्तक में दिए हैं। तो वो भी अच्छा मटेरियल हमको मिला। ये पुस्तक भी हमारे लिए बहुत सहायक रही। उदाहरण तौर पर बता सकते हैं कि भावनात्मक विकास में बच्चा खेलते समय या कुछ एक्टिविटीज करते समय संबंध को पहचानता है। जैसे मित्र संबंध हम कह सकते हैं। सामाजिक विकास में शेयरिंग करना, साथ में खेलना, मिलजुल कर रहना, तो ये सब जो विकास की बातें हैं, तो उसकी एक्टिविटीज वहाँ पे दी है, उस पुस्तक में दी है। और साथ में पहली से तीसरी कक्षा के लिए खेलना, करना और सीखना, ये पुस्तक भी SCERT द्वारा बनाई गई है। ये भी किताब SCERT ने बनवाई है।
कुछ अच्छे प्रयास सरकार द्वारा भी किए जा रहे हैं। इस प्रयोग को भी हम स्वीकारते हैं और उसका प्रयोग बच्चों के साथ करते हैं, उसके परिणाम जांचते हैं। तो ये सब चर्चा हुई टीचिंग लर्निंग मेथड को लेके। तो हमारी कक्षा मूल्यांकन पद्धति भी रहती है जो SCRT द्वारा दी गई सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन पद्धति के माध्यम से बच्चों का मूल्यमापन होता है, जिसमें निम्न तंत्र होते हैं। तो हम बच्चों का मूल्यमापन कैसे करते हैं? तो दैनंदिन निरीक्षण से करते हैं, ओरल वर्क, प्रयोग, प्रात्यक्षिक, उपक्रमों से करते हैं, प्रकल्प, टेस्ट लेते हैं, स्वाध्याय या गृह कार्य से करते हैं। स्कूल के संदर्भ में शिक्षागत गतिविधियों की चर्चा अब तक प्रस्तुत की है। यहाँ चल रहे शिक्षा संस्कार आयाम को लेके सुवर्णा दीदी और कल्पना दीदी का मार्गदर्शन रहता है। शैक्षिक वर्ष शुरू होने से पहले अप्रैल-मई में दीदी के साथ बैठकर साल भर का प्लानिंग किया जाता है। आवश्यकता अनुरूप फोन पे चर्चा होती है और व्यवस्था का मार्गदर्शन योगेश भैया द्वारा होता है। व्यवस्था को लेकर कुछ कार्यक्रम संस्थान में चल रहे हैं, जैसे खेती, गौशाला, तेलघानी। इन सभी कार्यक्रमों को शिक्षा के साथ जुड़ने के प्रयास में और शोध में है। व्यवस्था का स्वरूप बच्चों की मानसिकता में बैठे, इसलिए हफ्ते में एक बार गौशाला, तेलघानी, खेती भी लेके जाते हैं। उनकी फील्ड विजिट कराते हैं। फील्ड विजिट को लेकर उनके साथ संवाद भी होता है। जैसे उदाहरणार्थ धान की पहचान कराना, तेल निकलने वाले बीज कौन से हैं, उनकी पहचान करवाना, सीजन में आने वाले फल की जानकारी दी जाती है और उनको खिला भी देते हैं। साथ में पेड़ पौधों की जानकारी भी देना, वन औषधि कौन सी है। तो यही निष्कर्ष बनता है कि व्यवस्था का परिचय होना यही शिक्षा की वस्तु है। इसी के साथ हमने SCRT महाराष्ट्र सरकार के साथ कुछ प्रयास किए। उसमें से शैक्षिक वर्ष 2018-19 में SCRT द्वारा संचालित समता विभाग के अंतर्गत परिचय शिविर का आयोजन संस्थान में और महाराष्ट्र की कुछ जगहों में परिचय शिविर हुए। महाराष्ट्र में 1 वर्षीय अध्ययन पूरे करने वाले 30 शिक्षकों का एक ग्रुप बनाया गया। वह ग्रुप चेतना विकास मूल्य शिक्षा आधारित एक्टिविटीज पर काम करता रहा। वहाँ पे हमने कुछ मूल्यों की एक्टिविटी बनाई थी, जैसे विश्वास बच्चों में कैसा परिचय हो, गौरव का कैसा परिचय हो। तो यही एक्टिविटीज हमने बनाई थी और दर्शन में मूल्यों के आधार पर एक्टिविटीज बनाई गई। तो यही विषय पर मेरी PhD का वर्क अभी शुरू है। जैसे दीदी ने बताया, तो मैंने भी यही विषय लिया कि चेतना विकास मूल्य शिक्षा उपक्रमों के द्वारा कैसे बच्चों में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यही बात मैंने ली है। साथ में परिवार समूह में बच्चों के साथ कुछ कार्यक्रम तय हुए हैं। जैसे हम यहाँ पे संस्थान में 6 परिवार रह रहे हैं, उसमें से 12 बच्चे हैं, जिसमें 7 से 21 आयु के बच्चे हैं। इन बच्चों के साथ हर संडे एक्टिविटी होती है। तो उसमें स्किल बेस्ड एक्टिविटी होती है, जैसे पत्तल बनाना, धूप बत्ती बनाना, झाड़ू बनाना, पाउच बनाना, काढ़ा, घी, बटर मिल्क इत्यादि बनाना। इन एक्टिविटी के माध्यम से उनमें श्रम संस्कार हो और मैं उत्पादन कर सकता हूँ ऐसा विश्वास निर्माण हो, यही उद्देश्य है। बच्चों को उत्पादन की प्रेरणा मिले, इस हेतु हमने बच्चों का एक उत्पादन कोष तैयार किया गया है। बच्चों द्वारा यह उत्पादित वस्तुओं का वितरण परिचय शिविर के दरमियान होता है। और साथ में कुछ लोक शिक्षा की गतिविधियां भी यहाँ पे चलती है। जैसे साल में समर वैकेशन और दिवाली की छुट्टी में परिचय शिविर का आयोजन होता है, जिसमें अभिभावक और बच्चे एक साथ होते हैं। अभिभावक के साथ दर्शन के आधार पर शिविर चलता है और बच्चों के साथ श्रम, उत्पादन और कौशल्य, इन 3 चीजों को ध्यान में रखकर एक्टिविटीज सेट किए जाते हैं। पिछले साल भी हमने 1 से 7 जून तक ये शिविर योगेश भैया द्वारा लिया था। तो उसमें 15-20 कपल और 60 बच्चे सहभागी थे। पिछले 4-5 माह से श्रम उत्सव ऐसा व्यवस्थागत कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। इसमें दर्शन से जुड़े कुछ लोग
हर माह में 2 दिन आते हैं। श्रम उत्सव की वजह से यहाँ रह रहे परिवार समूह को वैचारिक गति मिले, आपसी तालमेल बना रहे, इस हेतु ये श्रम उत्सव महत्वपूर्ण है। तो ये सब हमारे शिक्षा संस्कार के लिए बहुत उपयोगी है, ऐसा हमें लगता है। तो उसी के साथ हम हर साल 14 जनवरी को यानी बाबा जी के जन्मदिन पर गैदरिंग भी लेते हैं, जैसे स्नेह सम्मेलन उनको बोलते हैं। तो वहाँ पे हम अभिभावक बच्चे उनको सबको बुलाते हैं और भोजन भी देते हैं। तो उनका स्वरूप ऐसा है कि इस साल हमने थीम बेस्ड गैदरिंग रखा था, जैसे पर्यावरण की थीम रखी थी। तो उसी आधार पर हमने गीतों का चयन किया था, उसी आधार पर हमने कुछ संवाद रखे थे। तो ऐसा हमने गैदरिंग का स्वरूप इस साल रखा था। अगले साल भी ऐसा ही रखने का प्रयास है। साथ में मेरा भी कुछ काम व्यक्तिगत स्तर पर चल रहा है, जैसे मैं रायपुर में शिक्षा और व्यवस्था का अंतर संबंध, इस संदर्भ में रायपुर में 5 सत्र चली, उसका संचालन श्री योगेश भैया ने किया था। उन सत्रों को मैं उपस्थित थी। वहां से भी स्कूल के संदर्भ में सार्थक प्रेरणाएं मुझको मिली। साथ में मैंने कुछ एक्सपेरिमेंटल स्कूल को विजिट भी की, जैसे आकांक्षा दीदी ने बाल भवन का किया था, तो वैसे ही मैंने नासिक जिले में आनंद निकेतन, एक्सपैलर, इन स्कूलों को विजिट की। वहाँ के सार्थक चीजों को कनेक्ट करना और इम्प्लीमेंटेशन करना, ये सब चीजें होती रही और ये सब हम करते हैं। उसी के साथ शिक्षा पे आधारित किताबों का पठन भी करते हैं, जैसे महाराष्ट्र में बाल शिक्षण पे अनुताई वाघ व ताराबाई मोडक इन्होंने अच्छा काम किया है और उनकी किताबें भी है, तो उन किताबों को पढ़ना हुआ। साथ में शिक्षा पे आधारित कुछ किताबों का पठन भी हुआ। तो ये मेरी शिक्षा को लेकर ये बातें थी। साथ में अनवई बेटा जी के साथ चल रहा अभ्यास, अनवई बेटा जी के साथ में भी कुछ अभ्यास चल रहे थे। तो उसमें बेटा जी को ज्यादा से ज्यादा सुनना, छोटी छोटी जिम्मेदारियां देना, उदाहरणार्थ खाना खाने के बाद, दूध पीने के बाद अपनी थाली कप स्वयं उठाना, चटाई उठाकर रखना इत्यादि। उसे कहानियां सुनना अच्छा लगता है, तो सार्थक कहानियां सुनना जिनमें मैसेज होता है। साथ ही माता पिता की बचपन की कहानियां और उनके भी बचपन की कहानियां हम उनको सुनाते हैं। सिचुएशन बेस्ड घटनाओं में निर्णय प्रक्रिया को अवसर देना। साथ में जैसे आकांक्षा दीदी ने बताया कि स्वीकृति का जैसा मंथली चार्ट बनाया है, वैसे ही अनवई का भी मंथली चार्ट बनाया है और वो हम हर रोज भरते हैं। तो उसमें कुछ पॉइंट है कि माता पिता का सहयोग कर पाई कि नहीं, सबके साथ मिलजुल कर खेल पाई कि नहीं, मेरी वस्तुओं को ठीक जगह पर रख पाई कि नहीं, क्लासरूम में ध्यान से सुन पाई कि नहीं। तो इन 12 बिंदुओं में हम हर रोज उनका टिक मार्क लेते हैं। साथ ही दिन भर हुई गतिविधियों के बारे में पूछना, उनको सुनना और क्या अच्छा हुआ उसका शेयरिंग लेना, ऐसी कुछ छोटी छोटी गोष्ठियां उनके साथ होती है और उनका सहयोग करती है। और परिवार समूह स्तर पर भी कुछ गतिविधियां चल रही है, जैसे 2-3 साल से संस्थान में रहना हो रहा है। तो परिवार समूह स्तर पर हम सब परिवार व्यवहार शिक्षा को लेके समाधान चर्चा को प्रस्तुत करते हैं। उसमें दर्शन के आधार पर मिली सूचनाओं को स्वयं की दृष्टि से मैंने क्या समझा है, उसकी हर एक की प्रस्तुति होती है। इसी के साथ वैयक्तिक स्तर पर भी पठन, चर्चाएं, ये सब प्रक्रियाएं होती है। व्यवहार अभ्यास के साथ शब्दाभ्यास के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। जैसे खेती में कुछ प्रयोग चल रहे हैं, इन सब का परिवार समूह सभा में मूल्यांकन भी होता है। जैसे कुछ स्कूल के संदर्भ में निर्णय होगा, खेती का नियोजन, गौशाला, तेलखानी का नियोजन करना है, तो परिवार समूह सभा में ही रखा जाता है और निर्णय प्रक्रिया सर्वानुमत से होती है। ऐसी कुछ गतिविधियां परिवार समूह स्तर पर चल रही है। व्यवस्था में भागीदारी करने से हर पल हर क्षण स्वयं में खुशहाली महसूस कर रहे हैं। मैं मेरा मूल्यांकन रख रही हूँ, अभी तक की उपलब्धि मेरी क्या रही,
तो मैं खुशहाली महसूस कर रही हूँ। स्वयं की स्थिति को अच्छे से देख पा रहे हैं, प्रवृत्ति का परिमार्जन भी हो रहा है, स्वयं का सटीक मूल्यांकन कर पा रहे हैं। अध्यापक के रूप में स्वयं की जिम्मेदारी को पहचानते हुए निर्वाह करने का प्रयास जारी है। जिम्मेदारी को समझते हैं। व्यवस्था में, मानवीय परंपरा में और शिक्षा संस्कार में स्वयं को पहचानना है। तो इसीलिए शिक्षा संस्कार ही एकमात्र आयाम है जिससे स्वयं की गति के लिए एक अच्छा अवसर है। ऐसे बिंदुओं द्वारा स्वयं की विकास की यात्रा निश्चित किए है। तो इतना मैं अपनी शेयरिंग में रखना चाहती थी। और दीदी जी, हाँ दीदी जी, हाँ बताइए। तो आप सभी का धन्यवाद कि कोरोना के इस महामारी के संकट काल में आपके द्वारा आयोजित ये चर्चा सत्र अध्ययनरत व्यक्तियों को एक दूसरे के साथ जोड़ने हेतु, एक दूसरे को जानने हेतु सहायक हो रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कृतज्ञता भी। थैंक यू दीदी। तो दीदी जी, आपने पहली बात तो है कि बहुत खूबसूरती से, इतना सूक्ष्मता से आपने सारी बातें लिखी। तो मेरे कम से कम 6 पेज भर चुके हैं जितना आप बताए उसको लिखने में। और बहुत ही अच्छी छोटी छोटी बातों से ध्यान आकर्षण कराया आपने। तो सभी लोग फीडबैक में आएगी ही बातें। और जो बात आपने कही कि कोरोना के टाइम जो संकट आया, तो मैं तो कोरोना को इस रूप में देख पाई कि वो हमको कह रहे हैं कि करो ना, समय दिया है, करो। बहुत अच्छा मैं ऐसे ही देख पा रही हूँ। हाँ। है ना? तो दीदी इसमें दीदी मैं यही देख पाती हूँ कि हमारा पूरा उत्सव पारा परिवार की ये संयुक्त अभिव्यक्ति है। पूरे उत्सव पारा परिवार के प्रत्येक बंधु भगिनी ने जो सहयोग किया, जो मानसिकता बनी, और छत्तीसगढ़ के सारे हमारे शिक्षक बंधु भगिनी और पूरे देश भर के भी बंधु भगिनी इसमें जुड़ रहे हैं। जैसे अभी भी नागपुर से शालिनी दीदी जी, चेन्नई से पल्लवी दीदी जी, श्रेया खर्चे दीदी भी जुड़ी हुई है, नागपुर से एवती दीदी जी है, प्यारेलाल डहरिया भैया जी है, डाइट से हर्षा दीदी जी है, अंगद केवट भैया जी है, बचेली से अरविंद पांडे भैया जी, ऐसे बहुत सारे बंधु भगिनी हमारे पूरे देश भर से जुड़े हैं। मुंबई से मंगेश भैया जी है, दिल्ली से अखिलेश भट्ट भैया जी, तो ये सब जुड़ते ही है। तो दीदी हम एक माध्यम बन रहे हैं उत्सव पारा परिवार। बाकी पूरे प्रत्येक उत्सव पारा परिवार के बंधु भगिनी की और आप सब देश भर से जुड़े भाई बहनों के सहयोग से, पूरकता से ही, जैसे कल भी पुणे से तीनों दीदियों का दंपति का वो हुआ, आप जुड़े भी थे। तो सबके प्रति कृतज्ञता दीदी, और बाबा जी के प्रति विशेष कृतज्ञता कि उन्होंने इतना सुंदर दर्शन दिया कि कैसे हम हर पल खुश रह सकते हैं। जैसा आपने कहा ना कि व्यवस्था में जीकर ही, और शिक्षा ही एक ऐसी वस्तु है जो हमको हर पल उत्सवित कर सकते हो और एक करने लायक काम है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। आप सब ने क्या जबरदस्त काम किया है। और मेरा एक निवेदन था कि जब भी कल्पना ताई और सुवर्णा ताई का प्लान हो बुल्ढाना आने का, तो सुवर्णा दीदी और कल्पना, तो उनका जब प्लान हो तो हमको सूचना मिले, तो हमारे उत्सव पारा की बहनें हम भी बुल्ढाना आ जाए और साथ साथ हम आपकी गतिविधियों में शामिल हो जाए। ये एक मेरा प्रस्ताव था। और जो बुक्स आपने पढ़े हैं, यदि वो हिंदी मीडियम में उपलब्ध होगी तो उनका यदि हमको लिंक भिजवाएंगे तो हम भी उसको पढ़ पाएंगे। तो अब हम चलते हैं हमारे आदरणीय सचिन द्वय भाईजियों के पास, कि दोनों भाई जी जो शिक्षकीय कार्य में पहले से ही लगे हुए हैं और इतनी खूबसूरती से, क्योंकि इसमें एक बात ये समझ में आती है कि यदि पत्नी कर पा रही है तो उसके पीछे पति का बहुत बड़ा हाथ होता है परिवार के साथ साथ, और पति कुछ कर पाते हैं तो पत्नी का हाथ होता है। और एक की उपलब्धि जो है, चूंकि एक मन दो शरीर की बात है पति पत्नी संबंध में, तो एक की उपलब्धि, एक का श्रेय पूरे परिवार में बढ़ता है। तो आप दोनों बहनें इतनी खूबसूरती से ऐसे बच्चों को जिनको ठीक से हिंदी भी नहीं आती, मराठी भी नहीं आती, उनके साथ आप इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं, तो निश्चित ही आपकी पात्रता, आपकी योग्यता विकसन में भाईजियों का भी बहुत बड़ा हाथ रहा और पूरे परिवार का ही हाथ रहा। और पूरकता के रूप में योगेश भैया, स्वर्णा दीदी जी और कल्पना ताई का तो है ही है, मतलब वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमको सही दिशा मिल जाए। बाबा जी ने दर्शन दिया तो लक्ष्य तो पक्का हो गया, पर करे कैसे, तो वो करे क्या के रूप में, दिशा के रूप में इन जो दोनों तीनों योगेश भैया जी और दीदियों का आपको सहयोग मिल रहा है, हम सबको सहयोग मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो दोनों सचिन भाइयों को भी पूरे उत्सव पारा परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और कृतज्ञता
कि वो आपको ऐसा गढ़ पाए कि आप इतने खूबसूरती से एक मॉडल बना पा रहे हैं, जो मैं खुद उत्सवित हूँ कि कब समय मिले और हमारी टीम बुल्ढाना आए ये सब देखने के लिए। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए बहुत आदर के साथ हमारे दोनों सचिन भाई जियों को आमंत्रित करती हूँ। हमारे पास 16 मिनट का समय है और फिर 3 बजे से हम फीडबैक लेंगे। तो हमारी बाकी बहुत सारे भाई बहन हैं, वो भी तैयार रहेंगे फीडबैक देने के लिए और उत्सवित होंगे ही। तो आदरणीय सचिन भाई जी दोनों आइए और आप अपनी बात रखिए कि आप कैसे देख पाते हैं इन सब चीजों को और कैसे पूरक हो पाते हैं गवर्नमेंट जॉब करते हुए, कैसे सारी प्रक्रिया को आप निभा पाते हो। स्वागत है आपका। नमस्ते दीदी। नमस्ते। हाँ, मैं सचिन, जैसे हम दोनों का नाम सचिन ही है। हाँ तो आकांक्षा जो है जी जी वो तो जी सचिन आकांक्षा आप बोल रहे हैं। सचिन आकांक्षा जी जी सचिन आकांक्षा जी एक परिचय है जी जी। तो मैं सरकारी स्कूल में शिक्षक हूँ जी और जैसे आपने बताया कि दोनों दीदी यहाँ पे अच्छे से शिक्षा संस्कार में भागीदारी कर पा रही है, तो पूरी व्यवस्था में जो जुड़े परिवार है वो परिवारों के प्रतिनिधि रूप में शिक्षा संस्कार का काम यहाँ पे संस्थान में शुरू है जी। दोनों दीदियाँ जब 6 माह के लिए अध्ययन में थी अचोटी में, तो तब हाँ उनके यहाँ पे आने के बाद उनके लिए यहाँ पे कार्यक्रम तैयार होना चाहिए, ऐसा विचार यहाँ पे जो परिवार थे, बाकी 6 परिवार, उन परिवारों में हुआ और योगेश भैया और स्वर्णा दीदी के मार्गदर्शन के रूप में ना उनके सामने जब ये चर्चाएं हुई तो सबका मन बना कि यहाँ पे जो व्यवस्था का अभ्यास हम लोग कर रहे हैं ना, हमारे अध्ययन का स्वरूप और अध्ययन जिसका फल परिणाम एक व्यवस्था के रूप में, व्यवस्था उभरने के रूप में होगा, तो उस व्यवस्था का फल क्या होगा? तो व्यवस्था का फल एक ही दिखा कि वो शिक्षा संस्कार के रूप में सामने आएगा, समाज के सामने आएगा। तो इसलिए शिक्षा संस्कार का एक महत्वपूर्ण एक व्यवस्था का महत्वपूर्ण आयाम शिक्षा संस्कार के रूप में हम सबने पहचाना और फिर शिक्षा संस्कार को एक बल देने के लिए यहाँ पे पूरा व्यवस्था का डिजाइन हम लोग बना रहे हैं या उसमें शोध कर रहे हैं। तो शिक्षा संस्कार में मैं मेरे भागीदारी को यहाँ पे रखता हूँ। तो मैं सरकारी स्कूल में शिक्षक हूँ और सवेरे 10 से शाम 5 बजे तक स्कूल में रहता हूँ। तो सवेरे 10 बजे से पहले और शाम को 6 बजे यहाँ पे संस्थान में पहुँचता हूँ, 6 बजे के बाद, और शनिवार और रविवार। तो इतना कुल मिला के समय मेरे पास संस्थान में देने के लिए होता है, भागीदारी के लिए होता है। और जब भी छुट्टियां होती है, बोर्ड की छुट्टियां वगैरह, तो उसको भी मैं इस भागीदारी में नियोजित करता हूँ। तो यहाँ पे शिक्षा संस्कार के लिए 2 महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मैंने ली है। उसमें एक कार्यालयीन जो बातें हैं पूरी शिक्षा की, जो कि मैं एक सरकारी शिक्षक हूँ, तो सरकार की जो और हमने चेतना विकास जो हमारा स्कूल है, विद्यालय है, इसको सरकारी मान्यता ली है। तो कुछ सरकारी अपेक्षाएं होती है या सरकार से कुछ जांचना होता है ना, तो जो भी जांचने की यहाँ पे चीजें है, रिकॉर्ड है, उसको पूरा करने का काम मैं करता हूँ कार्यालय में। पूरा एडमिशन को या उसके दाखला वगैरह जो बातें होती है पूरी, उसको भी मैं देखता हूँ। और अभिभावकों के साथ संवाद, उनके साथ संपर्क बनाए रखना, एक काम इसकी जिम्मेदारी मैंने ली है। तो जैसे अभी दोनों दीदियों के जो उन्होंने क्रम रखा पूरा विद्यालय का, तो उसमें अभिभावकों का कैसा जुड़ा हुआ है अभी फिलहाल, तो इससे पहले ऐसा नहीं था ना। थोड़ी सी हमसे ये बात जब चेतना विकास मूल्य शिक्षा का प्रस्ताव जब अभिभावकों के सामने रखा गया, तो उनसे हमारी अपेक्षा रही कि उन्होंने पहले परिचय शिविर करना चाहिए, उन्होंने पहले विद्या को समझना चाहिए, उसके बाद में ही वे सब अभिभावकों का जो रोल है ना शिक्षा में, तो वो निभा पाएंगे। ऐसे एक मान्यता हमारी रही पहले साल। तो इस वजह से थोड़ी बाशर्त हमने उनके बच्चों को एडमिशन दिया था कि वो 1 साल में एक परिचय शिविर पूरा कर लेंगे और बार बार यानी महीने में 1 बार या 2 दिन, 1 दिन 2 दिन संस्थान में आकर पूरी हमारी प्रक्रिया की जो बात है पूरी वो समझ लेंगे, सुन लेंगे। ऐसी अपेक्षा हमने पहले साल उनसे की थी। तो जब भी उनसे ये बात चल रही थी पूरे साल भर,
तो ऐसा रहा, उनकी स्थिति वो ठीक से दर्शन को या हमारी भूमिका को ठीक से समझ नहीं पाए। शायद वो हमारी कमी थी कि हम उन तक पूरे दर्शन की बात या शिक्षा की प्रक्रिया को पहुंचा नहीं पाए थे। तो ये पूरी हमारी कमी थी, लेकिन उसका परिणाम ऐसा हुआ कि उन्होंने थोड़ा इस शिक्षा को थोड़ा अलग से मान लिया कि इनका कुछ प्रयोग शुरू है, और वो शायद हमारे बच्चों को जैसा खुद के बच्चे को वो स्पर्धा में देख रहे थे, या कुछ शिक्षक के बदले बच्चों के पास पैसा आना चाहिए, अच्छा पद हो, नौकरी मिले, ऐसे कुछ अपेक्षाओं के साथ उन्होंने बच्चों को अपने विद्यालय में भेजा था। तो उनको ऐसा लगा कि ये यहाँ पे बच्चों को पढ़ा के ये अपेक्षा तो कुछ पूरी होगी नहीं, ऐसा शायद उन्होंने माना। और फिर उसके अगले साल ही सभी के सभी बच्चे स्कूल से चले गए। उसमें से एक भी बच्चा स्कूल में नहीं रहा, विद्यालय में नहीं रहा। तो उसके बाद में थोड़ा हम सब परिवार योगेश भैया के साथ में, स्वर्णा दी के साथ में थोड़ी चर्चाएं इस बात की, और क्या हमारी गलती हो गई, क्या बात या कौन सा वो तरीका है कि हम थोड़े कम पढ़ रहे हैं, कि हम अभिभावकों की तरफ पूरे पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो हमें क्या कमी है उसका थोड़ा शोध। हाँ, तो उसके अगले साल फिर जो भी हमने पहले शर्त रखी थी कि हमारे शिक्षा का स्वरूप अभिभावकों को समझना चाहिए, तो इसके लिए हम पहले परिचय शिविर का या दर्शन की पूरी बातें उनके सामने रखेंगे। तो ये थोड़ा सा हमने इसको थोड़ा ढीला कर दिया। अगले साल हमने ऐसा सोचा कि पहले बच्चों तक शिक्षा पहुंचाएंगे और बच्चों के माध्यम से फिर अभिभावकों तक पहुंचेंगे, और उसके बाद में मैत्री स्थापित होगी, उसके बाद में धीरे धीरे उनके साथ में संवाद शुरू करेंगे। तो अभी फिलहाल इस प्रोसेस में सब लोग हैं, और इसका बहुत अच्छा परिणाम हमारे सामने है कि सभी अभिभावक मैत्रीपूर्ण मैत्री से हमारे साथ में जुड़े हैं, और धीरे धीरे अभी उनके साथ में संवाद शुरू होने की स्थिति अभी बनी है। तो ये एक बात है कि अभिभावकों के साथ हमारा जुड़ाव कैसा है इस रूप में। दूसरी ये बात है कि व्यवस्था में यहाँ पे खेती का काम चलता है, और बहुत सारे जो अभिभावक है वो खेती में मजदूरी करते हैं। तो यहाँ पे पिछले साल हमने ऐसा एक प्रयोग किया कि बच्चों का आने जाने का जो खर्चा है वो अभिभावक उठाते हैं। तो कुछ अभिभावक जो है वो श्रम करते हैं। तो हमने ऐसा सोचा कि अगर आप हमारे यहाँ पे खेती में श्रम करेंगे तो बच्चों का जो खर्चा है वो खर्चा हम करेंगे, यानी हमें श्रम चाहिए और उन्हें पैसा चाहिए, तो पैसे का विनिमय न होते हुए उनकी भी आवश्यकता पूरी हो और हमारी भी आवश्यकता पूरी हो, तो इससे और अच्छे से हमारा जुड़ना हो पाया। इसके बाद में यहाँ की जो व्यवस्था है, व्यवस्था में यहाँ पे उत्पादन का कार्यक्रम है, विनिमय का कार्यक्रम है, श्रम और श्रम मूल्य उसका कुछ शोधन कार्यक्रम है। तो इस सभी कार्यक्रम में जो भी व्यवस्था के बिंदुएं हैं, जैसे उत्पादन है, श्रम है, विनिमय है, सभा है, निर्णय प्रक्रिया है, व्यवहार है, उत्सवशीलता है, आवर्तनशीलता है, सबकी खुशहाली है, ये सभी चीजें शिक्षा की वस्तु है। तो इन सभी चीजों को हम इस तरीके से अभी देख रहे हैं सब लोग, या इसका शोध हो रहा है कि किस तरीके से यह सब शिक्षा की वस्तु हो। तो इसलिए जब भी तिलघानी में या खेत में या कहीं पर भी श्रम होता है तो उसको लिखना शुरू है, ताकि श्रम मूल्य का हम कैसे प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पे खेती का प्रयोग या विनिमय का प्रयोग किस प्रकार से हो रहा है, यहाँ पे सभाएं किस प्रकार से हो रही है, और किस दिशा से यह व्यवस्था का स्वरूप चल रहा है। तो एक लिखित स्वरूप से अगर ये सब बातें हमारे पास रहेगी तो कई दिनों के बाद में हम एक इसका क्या बोलते हैं, एक मार्गक्रमण जो है इसकी यात्रा को देख पाएंगे, और ये पूरी यात्रा शिक्षा के लिए शिक्षा की वस्तु के रूप में बच्चों के साथ में इसको शेयर कर सकते हैं। तो इसलिए शिक्षा व्यवस्था के लिए और व्यवस्था शिक्षा के लिए, इस पूरकता को हम लोग अभी इसमें शोध प्रक्रिया हमारी शुरू है सबकी, और सभी परिवार और यहाँ की सभी व्यवस्था में जुड़े सभी लोग सभी के सभी शिक्षा प्रक्रिया में भागीदारी कर ही रहे हैं, ऐसा हम यहाँ पे मानते हैं। तो ठीक है, इतना दीदी यहाँ पर मैं कहना चाहता था। उसके बाद में जैसा अभी परिवार में क्या शुरू है, तो आकांक्षा जी के उनके बातों में सब बातें आ ही गई है कि परिवार में क्या प्रयास शुरू है, और व्यवस्था में क्या प्रयास शुरू है वो भी बताया है। इसके अलावा शासन स्तर पर भी कुछ काम हुए हैं,
हाँ विद्यालय के संदर्भ में, तो सचिन भैया। बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया जी, खूब अच्छा। तो सचिन भैया जी आमंत्रित है। हाँ दीदी। सचिन विद्या भैया जी। हाँ दीदी नमस्ते। नमस्ते भाई जी, नमस्ते। नमस्ते। हाँ तो चूंकि अभी ठीक है दीदी, शुरू करता हूँ मैं। जी भाई जी। हाँ तो तीन लोगों ने यहाँ तक के अभी तक की प्रस्तुति दी है दीदी। मैं यहाँ जी। पे टेक्निकल इशू जो है जो स्कूल की मान्यता रहती है, इस प्रक्रिया में मैं जुड़ा रहा। जी। इस प्रक्रिया में तो 2017 में जब हमारा संस्था का रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया था, 3 साल संस्था को पूरे हो गए थे, तो मैं डाइट में डेपुटेशन में था, तो कुछ अधिकारी लोगों के साथ संपर्क आए थे। तो इनका अध्ययन पूरा होने के बाद में स्कूल शुरू करना है, एक ऐसा मन तो बना ही था। तो इन संपर्क का फायदा मैंने अपनी स्कूल की मान्यता के लिए लिया। तो ये जो प्रक्रिया रही, इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो संस्था का रजिस्ट्रेशन, वो 3 साल का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। जी। और साथ में 3 साल का रजिस्ट्रेशन होने के बाद में 3 साल का एक ऑडिट रिपोर्ट उसके साथ में होना जरूरी है। 3 साल का ऑडिट रिपोर्ट होने के साथ में अपने संस्थान के नाम से 2.5 एकड़ की जमीन होना जरूरी है। 1 से 8 की कक्षा अगर आपको खोलनी है तो 2.5 एकड़ की जमीन रेंट बेसिस पे या फिर संस्था के नाम पर होनी जरूरी है। और भैया आवाज 6 थोड़ी लाख का धीरे एक, आ रही। अच्छा हाँ दीदी पहुंच रही है अभी? आप ठीक आ रही। हेलो। हाँ भैया आप ठीक है। तो हाँ, तो 6 लाख का एक डिपॉजिट, एक प्रक्रिया उसमें रहती है दीदी, ठीक है। अच्छा, हाँ, तो क्या 6 लाख जमा करके रखना पड़ता है बैंक में? इसमें सभी इंफॉर्मेशन मैंने ले। हाँ जी। बैंक में अपने को एक डीडी निकाल के रखना पड़ता है दीदी, वो फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं उसे, एफडी करके रखना पड़ता है उसको। हाँ। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, और 2.5 एकड़ की जमीन या तो रेंट बेसिस पे या फिर संस्थान के नाम पे। जी। हाँ तो ये प्रक्रिया उसमें होनी जरूरी है। तो जी। मेरे जो अधिकारी लोगों के साथ संपर्क बने हुए थे, उन संपर्क के माध्यम से ये मान्यता की पूरी प्रक्रिया हुई, स्टेट लेवल से एससीईआरटी और शिक्षण आयुक्त कार्यालय के माध्यम से। तो ये प्रक्रिया रही स्कूल की मान्यता को लेकर। तो शुरू किया था, तो बालक मंदिर के माध्यम से जो रिजल्ट हमें मिले थे कि पेरेंट्स लोगों का एक पढ़ना, ये भी प्रक्रिया होनी चाहिए, दर्शन के माध्यम से कुछ। तो ये प्रक्रिया ही प्रशासकीय मान्यता और इन प्रक्रिया को लेकर दीदी। तो जी। इसमें कुछ अड़चन तो आई नहीं, क्योंकि प्रशासन के लोगों के साथ जो संपर्क बने थे, मैंने जो यहाँ के यूओ थे, यूओ को भी यहाँ के स्कूल को विजिट के लिए लाया था। बाद में यहाँ के जो बीईओ थे, इनको भी विजिट के लिए लाया था। और उन्होंने स्कूल को विजिट देने के बाद में यही निष्कर्ष बताया कि आप स्कूल शिक्षा में जो कुछ गतिविधियां चल रही है पारंपरिक स्कूल से अलग है, और इसको ऐसे ही बनाए रखिए। तो ऐसा उनका जो रिमार्क आने के बाद में दोनों का भी उत्साह बढ़ा और ये सब आगे की गतिविधियां बढ़ती रही। लेकिन एक इंटरकनेक्शन ये काफी यानी मजबूत था कि दर्शन के माध्यम से बाबा जी भी बोलते थे कि दर्शन की जो वस्तु है वो शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा संस्कार के माध्यम से ही ठीक तरह से पहुंच सकती है। तो शिक्षा और व्यवस्था और शिक्षा, इसका जो इंटरलिंकेज है, उस इंटरलिंकेज को हम कैसे मजबूत करेंगे, इसके ऊपर काफी काम चलता रहा। तो यहाँ का जो शिक्षा संस्कार है वो सेंटर पॉइंट है, और बाकी के जो कार्यक्रम है उसको हेल्पिंग या फिर सपोर्ट की भूमिका में है। इस माध्यम से हम इस सारी प्रक्रिया को देखते हैं। तो शिक्षा और संस्कार का और शिक्षा संस्कार का जो आयाम है, इस आयाम में इन दोनों ने जो भागीदारी करने के लिए जो मन बना, इसके लिए पहल तो हमारी बच्चे आ रही कि हमारी जो बच्चे है उसको हम पारंपरिक स्कूल में नहीं डालेंगे। ये निष्कर्ष होने की वजह से ही स्कूल को पुष्ट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसको हम ठीक तरीके से देख पाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जी। हेलो। हाँ भैया जी, बहुत बढ़िया। तो इस संदर्भ में जो कुछ हाँ तो ये शेयरिंग मैं करना चाहता था। तो टेक्निकल इशू जो है, टेक्निकल इश्यूज के बारे में अगर कुछ प्रश्न है तो उस प्रश्न के संदर्भ में चर्चा हो सकती है दीदी। बाकी सभी ने तीन लोगों ने तो शेयरिंग स्कूल के माध्यम से रखा ही है। बाकी हम बाकी लोगों को भी सुनेंगे या प्रश्न होंगे तो उसको। जी भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद सचिन भाई जी, दोनों भाइयों को और दोनों दीदियों को भी। तो बहुत सारी जानकारी मिली और आपसे ये भी मिल गया कि क्या क्या वहाँ आवश्यकताएं पड़ती है। तो हमारे पास तो काफी चीज है। हमारा संस्थान 10 साल पहले से संचालित है,
जिसके आधार पे हमको विद्यालय खोलना है। और जमीन तो 28 एकड़ है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ। तो बहुत हाँ अच्छा जी, है। और हमारे को भी, हमारे लिए प्लस पॉइंट ये है कि बीईओ और डीईओ वहाँ आ चुके हैं अभी, और अच्छा, हमको बढ़िया है। 2022 में खोलना हम्म। है। और यहाँ एससीईआरटी अच्छा, संचालक जो है वो भी जीवन विद्या से परिचित है। तो काफी, बढ़िया। और कुछ आईएएस लोग और डिप्टी कलेक्टर है जो, उनका भी पूरा ये है कि जो भी शासकीय प्रक्रियाओं में हमारे सहयोग की आपको जरूरत होगी, हम हमेशा आप लोगों के सहयोग के लिए तत्पर रहेंगे। तो हम लोगों ने जो देश भर के 100 से ज्यादा लोगों को अभी तक मार्गदर्शन के लिए प्रस्तावित किए हैं नाम, जिनमें वैल्यूज को लेके या स्किल्स को लेके जो हमने देखा है उनमें स्पेशलाइजेशन, तो उनमें बहुत सारे ऐसे हमारे शासकीय, जैसे नंद कुमार भाई साहब जो है, जो अभी महाराष्ट्र में है, तो जिनके माध्यम से यहाँ शुरू हुआ था, तो उनका भी पूरा सपोर्ट है। और एक सेशन में खुद भी आएंगे इसमें अपने प्रशिक्षण के दौरान। तो हमने सबसे चर्चा की और सबका पूरा सपोर्ट है, तो बहुत बढ़िया से होगा। यार हमको 2022 में खोलना है, तब तक तो हमारे बच्चे अभी मानव तीर्थ में पढ़ेंगे, 2 साल उनका वहीं रहेगा रजिस्ट्रेशन। और हमारी अध्यापिका जी लोग भी वहीं जाके तैयार होके आएगी। प्रैक्टिस हमारी अभी अक्टूबर से शुरू हो जाएगी, लेकिन नाम वहीं रहेगा 2 साल मानव तीर्थ में। तो तब तक हमारे पास अवसर है 2 वर्ष अभी और शोध करने का, है ना। तो एक बढ़िया, हम एक प्रशिक्षण अवधि ही मान के चल रहे इन 2 सालों को। तो बहुत बहुत बढ़िया भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप चारों ने समय निकाला। अब हम चलते हैं फीडबैक की ओर। तो फीडबैक के क्रम में मैं चाहूंगी हमारे जो बंधु भगिनी हैं, जो बाहर से जुड़े हैं वो भी, और जो अपने उत्सव पारा के सब अपनी बातों को रख सकते हैं, समय को ध्यान में रखते हुए स्वयं स्फूर्त विधि से। हाँ, सभी को नमस्ते, प्रणाम। मैं गीतेश्वरी बेमेतर से हूँ। जो स्कूल के बारे में जो जानकारी मिली है बड़ी मम्मी जी, इसमें बहुत बारीकी से जानकारी मिली है। आज बच्चों के साथ में क्या क्या गतिविधि हो सकती है, छोटे छोटे गतिविधि के रूप में कुछ भी चीज, पत्तल बनाना, पाउच बनाना, इनसे उनमें उत्पादन की प्रेरणा मिलेगी। और सार्थक कहानियां सुनाना बच्चों में, दिन भर की उनको मूल्यांकन के रूप में जांचने के लिए दिन भर की गतिविधि को सुने हैं बच्चे की नहीं सुने हैं, परिवार समूह घर गतिविधि में व्यवहार कैसा रहा, सूचना पर ध्यान जाता है उनका कि नहीं जाता। ये और प्राणावस्था के साथ गतिविधि करना, तीनों, और प्राणावस्था, जीवावस्था, पदार्थावस्था, तीनों के साथ में गतिविधि करना स्कूल में सिखाया जा रहा है छोटी छोटी गतिविधियों के माध्यम से। तो बच्चे इसको सीख रहे हैं, ये अच्छा लगा। और कठिनाई आई है जो स्कूल में कि सभी के पेरेंट्स मान रहे थे कि यहाँ पढ़ने से बच्चों को नौकरी वो नहीं मिलेगी करके, तो जो कठिनाई आई उससे घबराए नहीं और फिर आगे बढ़ते रहे। तो वो जो समस्या थी वो समाधान की ओर चली गई। ये बात समझ में आए कि निरंतर कार्य करने से यह समस्या समाधान के रूप में आ जाता है, ऐसा लगा। और बढ़िया, विद्या बहुत अच्छी रही बड़ी मम्मी जी, धन्यवाद। बहुत बढ़िया बेटा जी। हेलो, हाँ दीदी, सभी को नमस्ते। नमस्ते। मैं लता सूरजपुर से। जी दीदी भैया लोगों ने तो आज बहुत बढ़िया से ही बताया, उसमें मैं थोड़ा सा ध्यान पाई मैंने। जैसे स्कूल में संबोधन, आज्ञा पालन, सहयोग आदि को सिखाना, और सहयोग में मतलब संबंध सहयोग में पूरकता के रूप में हो, और नियंत्रण, सामान को सही जगह में रखना, और कलर का पहचान कर पाना, छोटे बड़े को पहचान पाना, स्वयं की वस्तु को संभाल पाना, संबंधों पर आधारित कथा सुनाना, वस्तु बनाना और उल्टा सीधा चलना एक्टिविटी के रूप में बच्चों को बताना। और 6 से 7 साल के बच्चों में सिंपल सेंटेंस में बताना, अंग्रेजी के शब्दों में। और परिवार समूह में बच्चों के साथ कार्यक्रम तैयार कराना, जैसे बर्तन बनाना और बटर बनाना, बच्चों को उत्पादन की प्रेरणा मिले, जिससे बच्चों को प्रेरणा मिले। दीदी बस दीदी। बढ़िया,
दीदी जी बहुत अच्छा ध्यान गया। श्रुति अगली फीडबैक। हेलो। हाँ दीदी। हाँ जी। हेलो, नमस्ते सभी को। हाँ जी। मैं हेम कृतिका बालोद जिला से। दोनों बहन और दोनों भाई जियों का बहुत अच्छा रहा दीदी प्रस्तुति। और बच्चों में कैसे गतिविधियां और मिट्टी का बर्तन बनाना और कई सारी चीज को सिखाना, यही मुझे समझ में आया। क्या दीदी? बहुत बढ़िया गतिविधियों पे ध्यान। हाँ हाँ दीदी। हेलो, सभी को नमस्कार। मैं नीलमणि साहू भोपाल से। ये आकांक्षा दीदी जी ने और विद्या दीदी जी ने दोनों सचिन भाईजियों ने अपनी शेयरिंग की, उसमें सभी के बहुत सारी चीजें काम की बताई, जिसमें दीदी ने बताया कि बच्चों के साथ वो कैसे नियमित उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, अपना काम कैसे करते हैं, उस पर ध्यान अपने को रखना है। और अपने साथ के बच्चों के साथ में सहयोगी हो पा रहे कि नहीं, अपने सामान को शेयर कर पा रहे कि नहीं, उस पर बात करना, उनकी लिखावट और अक्षर सही आकार में बना रहे कि नहीं, क्रम से कर रहे कि नहीं, उस पर ध्यान रखना। और अच्छी बात, अच्छे काम की शेयरिंग करना, रोज होमवर्क कर रहे कि नहीं। तो ऐसे बहुत सारी चीजों में व्यवस्थित स्कूल पर पहुंचना, अपना बस्ता ठीक से रखना, जूते चप्पल ठीक से रखना, संबोधन पर ध्यान देना। और उसी के साथ जैसे गीतेश्वरी दीदी ने बोला कि उनको तीनों अवस्थाओं के साथ कनेक्टिविटी के साथ में पढ़ाना, समझाना या उनके साथ में शेयरिंग करना, जैसे कि धान दे करके बीज लगाकर बताना उनको अंकुरन कैसे होता है ये, या फिर गाय ने बच्चा दिया तो उसके संबंध को बताना या उस गतिविधि को बताना। और बहुत सारी जगह पर आकांक्षा दीदी जी ने भी बहुत अच्छे से बारीकी से बताया। और ऐसे ही विद्या दीदी जी ने जो बताया कि पंचेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का विकास कैसे हो रहा है, उसके लिए हमको उनके लिए क्या वस्तु जुटाकर समझकर और उनके ऊपर ध्यान देना है। और श्रम उत्सव मनाकर, फल उत्सव मनाकर, जन्म उत्सव मनाकर, ऐसे पर्यावरण के साथ में जो अभिभावकों को और बच्चों को लेकर के दीदी लोग उत्सव मनाते हैं, उस पर शेयरिंग करते हैं। तो इस तरीके से गतिविधियां करने से बच्चों को उनके सामने शरबत बनाकर, सलाद बनाकर बताना, या जो बताया कि वो भेल बना करके खिलाना और उसके बाद पूछना। ऐसे छोटी छोटी चीजों से बच्चों की गतिविधियां अपने को पता भी चलती है और उनको अपन अच्छे से समझा भी पाते हैं, बता भी पाते हैं। और ये शुरू से शेयर उनके साथ में क्रम करते हैं तो आगे उनको समझने समझाने में बहुत मदद मिलती है। और इसी तरीके से मुझे लगता है कि चारों अवस्थाओं के साथ में उनको कनेक्टिविटी के साथ में पढ़ाने से हम उनको एक सही दिशा दे पाएंगे और अच्छे से जीना सिखा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों दीदी जियों को। धन्यवाद दीदी जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगली प्रस्तुति, अगला फीडबैक। मैं श्रीमती हेमलता साहू, बडोरा बैतूल से। हाँ नमस्ते दीदी जी, प्रणाम। मतलब सुनाई आई आवाज मेरी? आ रही आ रही अच्छे से आ रही। सभी से नमस्ते। और मैं तो बहुत लेट हो गई थी, मैं बाजार से आई, पर फिर मैंने कहा भैया 15 मिनट मिल रहा है, यही सही। 3:05 हो गया, 3:01 हो गया। बेटी को मैंने कहा लगा दे, क्योंकि बोले 3:10 तक है, 3:15 तक है आप लोगों का टाइम, मगर जितना मिलेगा उतना ही सुनती हूँ। पर भैया मुझे अभी नीलमणि दीदी का सुनने में आया, इसके पहले 2 दीदियों का सुनने में आया। आपको सबको धन्यवाद। मैं कल से और कोशिश करूंगी जल्दी सुनने का। बस मुझे मेरी सरकार बता रही है यहाँ एमपी गवर्नमेंट की भी, आपको पालकों को ऐसा बताना है, आपको बच्चों को ऐसा प्रेरित करना है। मेरे बच्चों को अब मेरे को और किस दिशा में ले जाना है, मेरे बच्चों को और मेरे पालकों को मुझे और क्या बताना है, क्या बताने से मेरे को बहुत ज्यादा फायदा होगा, मेरे बच्चों के लिए फायदा होगा, मेरा काम ज्यादा गति से और ज्यादा हो पाएगा। ये बात आप लोगों के बताने से और विशेषकर भोपाल दीदी के बताने से मुझे बहुत ही अच्छे से समझ में आया भैया, कि मैं ये नहीं, हम केवल एक शासकीय नियम को ध्यान में रखकर काम करते हैं, पर शायद हम ऐसी बारीक छोटी छोटी चीजों पर यदि ध्यान देंगे तो हमारे बच्चे अच्छे संस्कारवान बनेंगे। इसके लिए मैं बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ और अच्छा लगा मुझे आज का 15 मिनट में। मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं भैया मेरे लिए कुछ काम की चीज हो गई। धन्यवाद सभी को, खूब सारा धन्यवाद। बहुत बढ़िया दीदी जी।
उन्होंने फीडबैक दिया है कि फिल्म का नाम सुनने आप लोगों ने इनके मुंह से, फिल्म पूरी 1 घंटे में चली है, शायद तो रिकॉर्डिंग उपलब्ध है, आप सुन लीजिएगा तो आपको बहुत विजन मिलेगा कि हम क्या क्या गतिविधियां बच्चों के साथ कर सकते हैं। और मुझे यहाँ तक पहुंचाने में एक माँ का रोल निभाया है मेरी जिंदगी में सभी बहनों के साथ साथ। तो मैं आपको सुमन अर्पित करती हूँ कि आपने मुझे बनाया कि आज मैं एक छोटी सी भूमिका यहाँ निभा पा रही हूँ। और जिया जी ने भी एक गुरु और पिता की जिम्मेदारी, दोनों के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। अब हम चलते हैं अगले फीडबैक की ओर। और बहनें हैं? हाँ दीदी नमस्ते। नमस्ते। हाँ सबको प्रणाम दीदी, बाबा जी के प्रति कृतज्ञता और बुल्ढाना वाले भैया और दीदी के प्रति भी कृतज्ञता जिन्होंने हम लोगों को एक। दीदी आप अपना नाम और स्थान बता दीजिए। हाँ मैं सरस्वती दीदी महासमुंद से। मुझे बहुत अच्छा लगा दीदी लोगों का और भैया लोगों का जो प्रस्तुतिकरण है। एक बात तो मेरे को अच्छा लगा कि जब सुबह बच्चों को पेयर कराते हैं तो वो मनाकार को साकार करने वाला के अर्थ में उसको प्रतिज्ञा करवाते हैं बच्चों को, ताकि उसमें बच्चे का ध्यान बार बार बना रहता है। ये भी बहुत अच्छा लगा। आकांक्षा दीदी और अध्यापिका जी का विकास से ही बच्चों में विकास होता है। तो मैं इसको ऐसे जोड़ पा रही हूँ दीदी कि जिस तरीका से परिवार में माता पिता हम अपने बच्चों को सही दिशा और शिक्षा की ओर ले जा रहे हैं, उसी तरीका से हम वहाँ अभिभावक विद्यालय में प्रैक्टिकल के रूप में हम बच्चों को जोड़ पा रहे हैं। ऐसा दीदी का बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने एक्टिविटी के आधार पे, गतिविधि के आधार पे बच्चों को ले जा रहे हैं। इसमें विषय वस्तु एक पार्ट है जो सरकारी स्कूल का जो विषय वस्तु है उसको जोड़ते हुए, लेकिन मूल में जो अस्तित्व दर्शन ज्ञान है उसको जोड़ते हुए बच्चों तक ले जाना, ये मेरे में ध्यान गई थी। बहुत अच्छा लगा कि इसको हर व्यक्ति अपना उपयोगिता वहां सिद्ध कर सकता है। और एक दीदी ने बताया कि बच्चों को अगर हमको मूल्यांकन करना है तो हर पल हर क्षण उनका हर चीजों का अवलोकन करना होगा, कि जिस तरीके से हम परिवार में भी करने में दिखता है कि बच्चे कैसे बोल रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, किससे कैसे बात कर रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, अपने सामान को सही जगह में रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, ये सब सारी चीजों में अवलोकन करना। तो जब तक हम अपने मानसिकता में विकास नहीं होगा तब तक हम बच्चों का भी सही मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। तो खुद का मूल्यांकन के साथ साथ बच्चों का मूल्यांकन होगा। और व्यवहार शिक्षा के साथ साथ समाधान प्रस्तुत करना, दीदी ने बताया कि व्यवहार शिक्षा के साथ साथ समाधान प्रस्तुत करना और व्यवहार अभ्यास के साथ श्रम अभ्यास करना। शिक्षा संस्कार ही ऐसी आयाम है जिससे हम खुद का उपयोगिता उसमें विकास कर सकते हैं, हम खुद का विकास को वहाँ कर सकते हैं और हम आने वाला पीढ़ी का भी विकास कर सकते हैं। तो वही एक शिक्षा संस्कार जो आधार है, ऐसा मेरे को समझ में आया दीदी। धन्यवाद दीदी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोनों दीदियों, हाँ सब लोगों को नमस्कार। है ना, आज का जो दोनों दीदियों का, दोनों भाइयों का सुनकर के बहुत ही लगा, बहुत ही सहज सरल और बड़ी सारगर्भिक प्रस्तुति थी। ये प्रस्तुति सुन के तो ऐसा लग रहा था कि बाबा ने जो सपना देखा है वो बिल्कुल सपना चरितार्थ हो रहा है वहाँ बुल्ढाना में। और इसमें जो जैसा उद्देश्य था कि शिक्षा व्यवस्था के लिए, व्यवस्था शिक्षा के लिए, इसके अंतर्गत सभी तरह की गतिविधियां आ गई, है ना। और जो जिस तरह से आप लोगों ने छोटी छोटी बातें बताई, उससे तो ऐसा लग रहा है कि हम बचपन से ही बच्चों में संस्कार डाल रहे हैं जो कि उनके सर्वांगीण विकास के लिए बहुत उपयोगी रहेगी बात के लिए भी। और फिर शिक्षा के साथ साथ आप वहाँ श्रम भी करा रहे हैं, उत्पादन भी करा रहे हैं, विनिमय, हर तरह की गतिविधियों से उनको बच्चों को परिचित करा रहे हैं। तो इससे तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, है ना। और इसके लिए सब आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई जी। है कि फीडबैक के क्रम को हम ही रोकते हैं, तो लगभग गई बात की शिक्षा के लिए व्यवस्था और व्यवस्था के लिए शिक्षा, और अध्यापिका जी की स्वयं में जितनी स्पष्टता होगी, उनकी योग्यता जितनी ज्यादा की वो बच्चों में परिलक्षित होगी ही। तो बहुत खूबसूरती से बुल्ढाना परिवार जो व्यवस्था में और शिक्षा में है, दोनों दीदी और भाई पूरी टीम को उत्सवपारा परिवार की तरफ से बहुत बहुत कृतज्ञता, बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना अमूल्य समय निकाल के इतनी सार गर्भित बात समय में हम सब लोगों को
और बहुत जगह हम लोगों का ध्यान। तो धन्यवाद बहुत दीदी। बहुत धन्यवाद दीदी जी, भैया जी आपको। तो सभी को बहुत धन्यवाद, खूब कृतज्ञता, नमस्कार।